नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 6 में दिया हुआ है दोस्तों, प्रशासन कल्याण और विकास सेवाएं। उसी के अंतर्गत दोस्तों एक पॉइंट आता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों बोला जाता है CSWB, जिसको कहा जाता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। याद रखना दोस्तों, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड से एग्जाम में क्वेश्चंस 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है, चाहे एलिगेशन में हो चाहे फैक्ट से रिलेटेड हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूंगा दोस्तों मैं आपको। नेक्स्ट अगर बता दूं एक चीज़ और कि स्वैच्छिक समाज कल्याण के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी दोस्तों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी 1 अप्रैल 1951 को। ये भी चीज़ें याद रखना। तो उस समय समाज कल्याण के क्षेत्र में दोस्तों कुल टोटल 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ दोस्तों 1953 में इसकी घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1953 के स्वैच्छिक कार्य, अभी मैंने बताया स्वैच्छिक समाज कल्याण के इतिहास के बारे में, तो स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने से महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों के एक तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आई होप दोस्तों कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझ लेना दोस्तों आप लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनके नेतृत्व में ही एक निर्णय लिया गया था कि समाज कल्याण के एक विशेष प्रकार का तंत्र की आवश्यकता है, जिसमें लचीलेपन देश के लोगों के लिए समर्पण और निकटता का एक घटक हो। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि जो फैक्ट होना चाहिए दोस्तों उसको लचीलेपन भी होना चाहिए, ताकि किसी चीज़ को आसानी से किया जा सके या उन लोगों तक उन योजनाओं को पहुँचाया जा सके, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना दोस्तों आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने दोस्तों बता रहा था कि यह भारत सरकार की ओर से संगठन बनाने का जो पहला प्रयास था, और एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के रूप में दोस्तों स्वैच्छिकता के सिद्धांत पर काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह था कि CSWB बोल रहा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना का जो उद्देश्य था, मेन चीज़ आता है लक्ष्य उद्देश्य कार्य फिर प्रश्न। तो यही चीज़ पे ध्यान देना दोस्तों। तो उसका उद्देश्य था दोस्तों कि सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना था। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आती है दोस्तों कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में एक नाम आता है डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना ये संस्थापक के नाम से भी जानती हैं और यही संस्थापक हैं इनके। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और उस समय दोस्तों ये थे अध्यक्ष, और इनके पूर्व यह योजना जो था आयोग में दोस्तों इसे समाज सेवा की प्रभारी थी। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बता चुका हूँ, जिसके लिए कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायक भी रही है। ठीक है, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख के मार्गदर्शन के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ही दोस्तों विभिन्न कल्याण योजनाओं की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, वर्ष 1969 को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कानूनी स्थिति पर प्राप्त हुआ था और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 यानी 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसका पंजीकृत होता है। अब याद रखना दोस्तों ये कि ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला है मैंने कि भारतीय कंपनी अधिनियम जो है दोस्तों 1956 की धारा 25 के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन होता है। अब अगर किसी एनजीओ का आप रजिस्ट्रेशन करोगे दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना कि 1956 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, एलिगेशन टाइप से बनता है स्टेटमेंट पे, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन ही आते हैं तो सारे अप्लाइड ही बनेंगे दोस्तों। तो ध्यान देना कि 1956 के अकॉर्डिंग कंपनी का होता है रजिस्ट्रेशन, ना कि एनजीओ का, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सभी राज्यों और संघ राज्यों के में 1954 में राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब देखो हमने केंद्रीय की बात किया है, तो केंद्रीय तो आपको समझ में आ गया था 1953 में हुआ था, लेकिन एक साल बाद जस्ट उसने क्या कर दिया, राज्यों में भी इसकी स्थापना कर दिया था। तो राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब राज्य कल्याण बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य जो था दोस्तों, उसका क्या उद्देश्य था? इसका ये उद्देश्य था कि देश भर में खासकर अछूते क्षेत्रों में जो कल्याण और सेवाओं के विस्तार के लिए जो स्वैच्छिक समाज कल्याण की एजेंसियों को बढ़ावा दे, और उसके राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में उसकी द्वारा दोस्तों कल्याण और विकासात्मक गतिविधियों में जो उसका समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए दोस्तों ये किया जाए। अगर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ही कार्यान्वयन या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो दोस्तों मुख्य योजनाएं और समुदाय के जो समेकित ढंग से उसे व्यापक सेवाएं भी प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक चीज़ याद रखना आप लोग दोस्तों इसमें कि बोर्ड का जो प्रमुख कार्य होता है समाज कल्याण कार्यकलाप, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके स्वैच्छिक संगठनों के लिए ही सहायता, अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन देने से ही होता है, जो मैं ऊपर आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। और बोर्ड का जो एक कार्य होता है उन क्षेत्रों में जो दोस्तों संगठन और सृजित करना भी होता है, जहाँ ये सभी मौजूद तो नहीं होते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों ये चीज़ें कि मलिन बस्ती, ठीक है, मलिन बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में उन दिनों में महिलाओं तथा उसके पूर्व विद्यालय यानी प्री स्कूल यानी बच्चों के लिए
तो दोस्तों कोई सेवाएं नहीं थी। बाद में ये सारी चीज़ें बनाई गई, जो बोर्ड ने एक परिवार और एक बाल कल्याण योजनाओं के नाम से एक योजना आरंभ कर दी। और वर्तमान में दोस्तों इसका नाम क्या है, आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दिया हूँ अब मैं। ICDS, जिसको बोला जाता है समन्वित इंटीग्रेशन होता है, समन्वित चिल्ड्रन एंड बाल और डेवलपमेंट विकास और सर्विस यानी सेवा कार्यक्रम। तो आप ये समझना दोस्तों कि समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो चलाया गया, जिसका नाम बोला गया दोस्तों ICDS के प्रयासों का परिणाम है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना कि ये सारी चीज़ें बाद में हुई कि जिसमें परिवार और बाल कल्याण की योजनाओं के नाम से जाना गया और उसका नाम था ICDS। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था केंद्रीय सरकार बोर्ड द्वारा अनेक परियोजनाओं और योजनाओं में सहायक अनुदान, कल्याण विस्तार योजनाएं, महिला मंडल, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, डेयरी स्कीम और किशोर बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा संक्षिप्त पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्यक्रम, जागरूकता प्रसार कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम, अल्पावास गृह और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समेकित महिला सशक्तिकरण योजना और अभिनव परियोजना परिवार परामर्श केंद्र कार्यान्वित की गई। तो ये सभी एक्टिविटी दोस्तों चलती थी किसके अकॉर्डिंग, याद रखना आप सभी लोग, CSWB के अकॉर्डिंग, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे आपके लिए, है ना। एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, फिर अगेन ध्यान देना कि केंद्रीय सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एक अर्ध स्वायत्तता निकाय है और इस रूप में दोस्तों जो योजना आयोग की सिफारिश की स्थापना किया गया था, स्थापित की गई थी, तो उस समय दोस्तों क्या था, प्रशासनिक शक्ति और शिक्षा मंत्रालय के पास ही थी। अब मैंने अभी भी आप लोगों से चर्चा भी कर दिया कि आपको मैंने बताया कि कंपनी जो अधिनियम है 1956 की धारा 25 के अंतर्गत जो 1 अप्रैल, याद रखना 1 अप्रैल 1969 को, मैंने 51 नहीं बोला, 51 अगर बोल देता तो पंचवर्षीय योजना के बारे में हो जाता, तो यहाँ पे बोल दिया 1969, याद रखना। तो से लेकर दोस्तों एक कंपनी के रूप में ही पंजीकृत किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना ये पंजीकृत किया गया था जिसके अधिक में स्वायत्तता का लचीलापन प्राप्त हो सके। अब इस बोर्ड का कुछ उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसका आप लोग याद रखना, भारतीय कंपनी अधिनियम का, है ना, इसके कंपनी अधिनियम का इसका उद्देश्य बोल रहा हूँ। देखिए, स्वैच्छिक समाज सेवा एजेंसियों के विकास का संवर्धन करना, व्यक्तियों के उन विशिष्ट समूहों के लिए जिसमें समूहों कल्याण और कार्यक्रमों की सहायता करना जिन्हें विशेष सहायता के रूप में ज़रूरतें और उस महिलाओं को, बालक और विकलांग बच्चों को, इन सभी चीज़ों को, उन सारी चीज़ें का मतलब फ़ायदा या जो चीज़ें बेनिफिट्स, प्रावधान, योजनाएं, सब कुछ उसे मिल सके आसानी से, है ना, ये चीज़ें समझना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ था विभिन्न जो केंद्रीय और राज्य कल्याण द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, तो उसका जो समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन बराबर बना रहे। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों, कल्याण के जो नए कार्यक्रम है उनको विकसित करना और अग्रणी करना, उसमें नवीन परियोजनाओं को आयोजित करना ताकि आम आदमी को मौलिक सुविधाएं के बारे में भी पता चल सके, है ना, ये चीज़ें याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो मंत्रालय की सहायता थी, उन कार्यों को अनेक अधीनस्थ संगठन के आयोजन में राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय संस्थान भी थे। अब उनके जैसे क्या था, तो जो जैसे पहला तो यही था राष्ट्रीय संस्थान, एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग था, अल्पसंख्यक आयोग था, राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान था, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग था, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान था, राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान था, राष्ट्रीय मानसिक संस्थान था। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए गए थे जो एक दूसरे को हेल्प करते थे, ठीक है, सशक्तिकरण महिलाओं, बालकों और विकलांग के क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये सभी है मंत्रालय के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा परिवार परामर्श केंद्र में शुरुआत 1983 की स्टार्ट हुई थी और जिसमें कहा गया था कि इन केंद्रों का अत्याचार, पारिवारिक विवाद और सामाजिक बहिष्कार के शिकार महिलाओं और बच्चों के परामर्श यहाँ पर रेफरल एक नाम है और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई थी, ठीक है। तो रेफरल के नाम के अकॉर्डिंग ही दोस्तों रखा गया। रेफरल का मतलब होता है मोटिवेट करना, और जिस तरीके से लोगों को पुनर्वासित किया जाता है तो मोटिवेट के माध्यम से उनको रेनफोर्समेंट भी दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें याद रखना, ये रेफरल है। जिसके अलावा दोस्तों संकट में जो समय है उसके आवश्यक कदम उठाए जा सके, उनमें हस्तक्षेप किया जा सके, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी उसमें क्या किया जाए, परामर्श भी दिया जाए, और जनता की भागीदारी के हेतु परिवार परामर्श केंद्र, स्थानीय प्रशासन और पुलिस, न्यायालय, निःशुल्क कानूनी और चिकित्सा मनोचिकित्सा संस्था और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, अल्पावास गृह, बहुत सारे ऐसी चीज़
थी जिसमें सहयोग करने की ज़रूरत थी, तो ये काम करता था दोस्तों केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ठीक है ना, कि लोगों की हेल्प करना। महिलाओं के कल्याण के विकास के लिए सशक्तिकरण के क्षेत्र में वो अपनी 6 दशकों की अतुल्य यात्रा के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने समाज के कमजोर व वंचित वर्गों के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया, और जिसमें बदलते समाज के परिणाम जो प्रतिरूप थे उसके, वो थे दोस्तों केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अपना आत्मनिरीक्षण कर रहा था, ताकि इसमें ये पता चले कि नई संभावनाएं जो तलाश कर रहा है वो मिल रही कि नहीं मिल रही है उसे। यदि उसे मिल रही है तो कार्रवाई योजनाएं बनाई जा सके, और जिसमें सूचना प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी और सुविधाओं के लिए अधिकतम उपयोग किया जाए, और उसी लिए दोस्तों उसके परिणाम जो चीज़ आए उन परिणामों पर उस पर अच्छा प्रभाव डाल सके, ठीक है ना, ताकि परामर्श के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनके पास पूरी योजनाएं पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात मैं करता हूं, लूथर गुलिक। तो दोस्तों जिन लोगों के लूथर गुलिक के बारे में नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर वो थोड़ा सा देख लें। जैसे इंदू जी का कहना था, उन्होंने कमेंट किया था कि समाज कल्याण प्रशासन में सर हमें समझ में नहीं आया था कि कार्य क्षेत्र क्या है समाज कल्याण प्रशासन के। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि लूथर गुलिक ने ही दोस्तों इन्होंने ये बताया था कि पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में इनकी एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसमें संगठन के इन्होंने कई सिद्धांत बताए थे, तो जैसे कार्य का विभाजन बताया था, फिर विभागीय संगठनों का आधार बताया था, पद सोपान बताया था, 100 उद्देश्य समन्वय बताया था, उन्होंने समिति का अंतर्गत समन्वय बताया, विकेंद्रीकरण बताया, आदेश की एकता बताया था, लाइन ऑफ स्टाफ बताया था, और उसके बाद प्रत्यायोजन योजन बताया था, और नियंत्रण का क्षेत्र बताया था। तो ये लूथर गुलिक द्वारा कुछ क्षेत्र बताए गए, जो कुछ सिद्धांत बताए गए थे, लेकिन मैं सिद्धांत पे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पोस्ट कार्ब के बारे में, उनके फार्मूले के बारे में। इन्होंने दोस्तों ये फार्मूले के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों वो समाज कल्याण प्रशासन के ही क्षेत्र हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ पोस्ट कार्ब क्या चीज़ है, याद रखना आप लोग, क्योंकि अगर आपने इसे समझ गए पोस्ट कार्ब को, तो आप किसी चीज़ को आसानी से समझ सकते हो कि समाज कल्याण प्रशासन। देखिए बेसिकली ये एनजीओ में कैसे, अगर आपने MSW किया होगा तो समाज कल्याण प्रशासन के बारे में लिखा होगा। बेसिकली एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग का मतलब होता है अगर आपने किसी एनजीओ में गए, अगर आप एनजीओ में गए हो तो एनजीओ में जाने से पहले कोई एक्टिविटी करोगे तो उसके लिए आपको प्लान तो करना पड़ेगा, तो प्लानिंग हो गई। और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। संगठन का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपने एनजीओ में गए बिना किसी संगठन के, बिना किसी एक्टिविटीज़ के, बिना किसी ग्रुपिंग के, बिना किसी कम्युनिटी के, आप किसी एक्टिविटी को सफल बना सकते हो क्या? नहीं ना। प्लान करोगे ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान करोगे आप, उस ऑर्गेनाइजेशन उस संगठन का, तो उस संगठन को ही तो दोस्तों आप सफल बनाओगे ना। तो लूथर गुलिक ने यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है, समाज कल्याण प्रशासन के एक एनजीओ के बारे में समझा रहे हैं कि एक एनजीओ में किस तरीके से काम करोगे। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब कि आप अगर किसी एनजीओ में हो या ओपन कर रहे हो एनजीओ, तो उस एनजीओ में समाज कल्याण के लिए ही दोस्तों आप क्या करोगे, एक स्टाफ, एक स्टाफिंग, यहाँ पे स्लैटिपिंग ये भी होता है दोस्तों, स्लैटिपिंग होता है और स्टाफिंग भी होता है, ठीक है। तो स्टाफिंग यानी कार्मिक वर्ग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन चीज़ों को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई अगर स्टाफ के लिए नियोजन, मानव शक्ति नियोजन का अर्थ समाज कल्याण प्रशासन में कार्मिक प्रबंधन से है। स्टाफ नियोजन कार्य के संगठन की जो आवश्यकता होगी उन कर्मियों के लिए उनकी जो समरूप, ठीक है, समरूप जरूरतें होंगी उनका योजना बनाना, और उसके लिए समाज कल्याण हेतु जो विशिष्ट कर्मियां होंगे दोस्तों वो नीतियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब स्टाफ नियोजन में समाज कल्याण प्रशासन के द्वारा जिन घटकों को निष्पादित किए जाने की जो आवश्यकता होगी वो क्या क्या हो सकती है स्टाफ में। एक तो संगठन का नियोजन के विकास के लिए आप स्टाफ रखोगे, एक दूसरा जीविका विकास के लिए, मतलब भाई कैरियर डेवलपमेंट तो करोगे उस एनजीओ का, है कि नहीं। जीविका विकास का मतलब ये है कि समाज कल्याण प्रशासन का जो संगठन है वो उपयुक्त स्टाफ को ध्यान में रखकर प्रबंधन करना चाहिए कि भर्ती और चयन की प्रक्रिया बहुत अधिक ध्यान से करने की आवश्यकता है, ताकि सभी स्तरों पर स्टाफ संगठन के उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता कर सके। आई होप दोस्तों कि आपने स्टाफिंग के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग, यानी दोस्तों डायरेक्टिंग क्या चीज़ है, निर्देशन।
निर्देशन यानी डायरेक्टिंग मीन्स निर्देशन, निर्देश देना। को सी फॉर कंट्रोल भी होता है, कोऑर्डिनेटर भी होता है, समन्वय भी होता है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर जो निर्देशन का होगा, निर्देशन को मतलब स्टाफ सदस्य की आवश्यकता के अनुसार ही सीखने की उसकी सहायता और उसका ज्ञान कौशलों का उपयोग करने का और उस क्षमताओं को योग्यताओं को सुधारने की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट रूप से अगर व्यक्त किया जाता है तो वो दोस्तों होता है निर्देशन। अब निर्देश का मतलब ही समझो। आप किसी चीज़ को तो देखो भाई, अगर किसी एक्टिविटी काम करोगे, उचित कार्य को करने के लिए उचित व्यक्ति की पहचान करोगे ना, तो ये तो हो गया निर्देशन। निर्देश दे रहे हो, समन्वय बना रहे हो भाई, सारी चीज़ें कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, और अपने आप या अपने कार्य में रुचि विकसित करोगे कि नहीं करोगे। स्टाफ को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, नए स्टाफ के सदस्यों को कार्य सिखाना पड़ेगा। निर्देश दे रहे हो, डायरेक्टर हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, है ना। प्रशासनिक परिवर्तनों का पालन करोगे, स्टाफ के काम पर लगाना, किस तरीके से कौन से व्यक्ति का क्या काम करेगा, डिपार्टमेंट बराबर मतलब डिपार्टमेंट जो है अलग अलग डिवाइड करना, है ना। सबका कोई एजुकेशन का, कोई अवेयरनेस का, कोई मतलब अकाउंटिंग का, इस तरीके का डिपार्टमेंट आप बनाओगे। प्रशासनिक परिवर्तनों का पालन करना और कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए स्टाफ को पुरस्कृत करना, बेहतर ढंग से कार्य कर सके ताकि, है ना। तो ये सारी चीज़ तो डायरेक्शन तो हुआ, है कि नहीं। और नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, ये अलग हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन को, कोऑर्डिनेटर। अब देखो कोऑर्डिनेटर क्या है, ये मतलब इसका होता है समन्वय। अब देखो समन्वय क्या करोगे, कार्य का दोहरेपन या अतिव्याप्त, मेरे कहने का मतलब है ताकि सामान्य कार्य जो समन्वय बनेगा वो ताकि कार्य के दोहरेपन का परस्पर व्यापन को रोकता हो। अब देखो अगर हम दोनों के बीच में अगर एक अच्छा सामंजस्य बना रहेगा तभी तो हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब साधारण शब्दों में ये समझो कोऑर्डिनेशन के बारे में, आप इजी तरीके से समझो कि समन्वय करने का अर्थ ये दोस्तों संस्थान के विभिन्न भाग में डिविजन्स जो हैं, जो उसके अनुभाग हैं, उन भागों को कार्य के अंतः संबंध करने के जो महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। जब समूह हो समुदाय के बीच में कोई समूह समुदाय, एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, समूह समुदाय के बीच में कोई समन्वय नहीं होता है तो अनुचित सामंजस्य हो जाता है, तो और समुदाय के आगे प्रगति नहीं हो सकती है। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, कोऑर्डिनेशन। जब समन्वय रहेगा तभी तो आप सही तो करोगे समुदाय के काम और समूह के काम। आई होप दोस्तों कि ये भी समझ गए होंगे आप लोग। रिपोर्टिंग, अब सारे काम तो कर लिया आपने, तो उसके बाद दोस्तों रिपोर्ट करोगे। अब रिपोर्टिंग क्या करोगे कि जो अभिलेख हैं, जो रिकॉर्ड हैं, जो डाटा हैं, उनको रखना पड़ेगा, लोगों को सूचित करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएगी रिपोर्टिंग। बजटिंग क्या है, बजट एकदम इजी। अगर आप बजट का देखो, बजट का उद्देश्य ही है, आप इसका एम से समझ लो कि संस्था का जो वित्तीय आवश्यकता होगा उसका समझना, बजट अनुदान देने वाली संस्थानों को निधि उगाने वाली एक्टिविटीज़ का अनुमान लगाना, आकलन करना, उसका प्रेजेंट करना, किस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है धन का, धन कहाँ पर जा रहे हैं, मतलब मनी कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है, पूरी इंफॉर्मेशन रखना, बेहतर बजट निर्माण करना, उसकी समीक्षा कर देना। ये सभी चीज़ तो बजट में ही तो है ना। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करूं, देखो यहाँ पर तो दिया नहीं है, आप उसके बाद आ जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन कई तरीके के होते हैं, सप्ताह में भी होता है, महीने में भी होता है, अर्धवार्षिक भी होता है, वार्षिक भी होता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि इसको बोलते हैं। अब फीडबैक में क्या होता है कि दोस्तों फीडबैक में आपको अगर बच्चा मान लीजिए या कोई एनजीओ या कोई एक्टिविटीज़ सफल हुई कि नहीं सफल हुई, अगर सफल हो गई तो उसका फीडबैक अच्छा मिलेगा, अच्छा दो आप, और अनसक्सेसफुल है तो फीडबैक जो होगा उसका खराब मिलेगा। तो ये फीडबैक हो जाता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने लूथर गुलिक के बारे में, पोस्टकार्व के जो क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, उसे आपने आसानी से समझ लिया है। यदि समझ में आ गया है दोस्तों, कमेंट जरूर करके मुझे समझा देना, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।